हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कि एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं सर और क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब पहले के टाइम पे जब फिजिक्स में जब ये इमेजिनरी जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन करते हैं या चार्ज का जो उसके आसपास क्रिएट किया गया हुआ स्पेस में इफेक्ट है, वो सिर्फ इमेजिनरी है या फिर एक इफेक्ट जो आप देख नहीं सकते उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जो चीज़ देख नहीं सकते हैं उसको हम लोग को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यू या एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके बनाने पड़ते हैं। तो देखिए उसी में से एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसने भी पहले डिज़ाइन करी तो उसमें कुछ कमियां थी। तो देखिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे, देखिए पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट पे हम लोग एक ही लाइन बना सकते थे। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो केवल लाइन को देख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते थे। तो इसीलिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकती हैं जो कि टेस्ट चार्ज पे लगता है। और देखिए अब ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया कि जितनी क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताती है। और उसी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, किसी चीज़ का नंबर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में। स्टूडेंट आपको क्लास 11th में डेंसिटी की डेफिनेशन लिखाई थी कि नंबर ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन या स्पेस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या डेंसिटी ऑफ लाइंस, मतलब जितनी ज़्यादा लाइंस मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, इफेक्ट ऑन सिंगल पार्टिकल दैट इज पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से या कोई भी चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज पे लगने वाला किसी एक पॉइंट के स्पेस और स्पेस के पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, एक यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे आप देख के बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो फोर्स फील करेगा जो आपका चार्ज, टेस्ट चार्ज, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, वो आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाता है। और जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होने मतलब नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में, और नंबर ऑफ लाइंस से ज़्यादा होने मतलब डेंसिटी ज़्यादा। तो स्टूडेंट आप डेंसिटी मतलब समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन या अमाउंट ऑफ समथिंग प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ लाइंस जो पास होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोले या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोले। तो अब उसी टर्म में आप देखिए, एक टर्म हमने जो डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा जो कंफ्यूजन बार बार आएगा वो है कि हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पे आ जाते हैं, कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो स्टूडेंट आपको
हमने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ बताता अमाउंट ऑफ समथिंग दैट वी कैन कलेक्ट या दैट वी कैन गैदर, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो आप, और ये आप उसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहने की बातें हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे लेवल पे जो चीज़ यूज़ करते हैं वो एक्चुअली केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में बस हम लोग डिफाइन करते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको हायर क्लासेस में बीएससी एंड एमएससी में ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब स्टूडेंट बार बार हम लोग जैसे फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, तो इस कॉन्सेप्ट फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपको आगे चल के मैग्नेटिक पोर्शन भी कवर करना है, इसलिए तो आपको बताया जा चुका है बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग थ्रू अ सरफेस। अब आपको बताया कि ये जो आपका पोर्शन है ये एक्चुअली आपके क्लास 12th में यूजफुल है। तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसमें, और आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी। और अगर 1 मार्क पे डेफिनेशन पूछता है तो स्टूडेंट आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन और ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोइंग थ्रू अ सरफेस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, और वो भी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और अगर सिंप्लिसिटी जब हम लोग कैलकुलेशन वाइज बात करते हैं तो अगर हम कंसिडर करें सरफेस जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो हम लोग बेटर वे में डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस की जगह हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और देखिए अगर अब यहाँ बात करते हैं इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ वेक्टर एरिया एस इस, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो ई है और सरफेस जो है वो आपका एस से अगर शो कर रहे हैं, और सरफेस मतलब एस जो ए है ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और वैल्यू होती है ये मैग्नीट्यूड है और ये एरो डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर हम ए की जगह एस मान लेते हैं एरिया वेक्टर, तो जो आपका फ्लक्स हो जाए स्टूडेंट पहले लेक्चर में बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर होता है, और जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई एस कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज एंगल बिटवीन देम। और आप ये कह सकते हैं एस कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो एस कॉस थीटा हमेशा परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा, या आप कह सकते हैं एस कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं अब सिंपल डायग्राम टर्म में, जैसे आपको होता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फील करना चाहते हैं कितना अमाउंट होगा, तो अगर एरिया हमारा 90 डिग्री रखा हुआ है, ये सरफेस हमारा 90 डिग्री पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, 90 डिग्री कहने मतलब ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो हमें फ्लक्स मिनिमम मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा। और अगर अदर देन 0 डिग्री या 90 डिग्री है तो इंटरमीडिएट, मतलब जीरो से ज़्यादा होगा बट मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। और अब आप देख रहे हैं दोनों के बीच का एंगल जीरो है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है।
अब स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टूडेंट सिंपल एक कॉन्सेप्ट लॉ है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल एक स्टेटमेंट होगा और इसका प्रूफ जो आपके कोर्स में नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, गॉस लॉ एक लॉ है जो स्टेट करता है, और इसको हम लोग गॉस फ्लक्स थ्योरम भी बोलते हैं, जो कि रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का, एक पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा है, और उसके वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होगी, उन दोनों को रिलेट करता है। तो रिलेट करने मतलब क्या है कि अगर हमें फील्ड पता है तो हम चार्ज पता कर सकते हैं, अगर चार्ज पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड पता कर सकते हैं कि उन दोनों का वे कैसा होगा या वो कैसे होंगे। अब देखिए, सरफेस अंडर कंसिडरेशन मे बी क्लोज वन एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम सच एज अ स्पेरिकल सरफेस। मतलब कहने का जो सरफेस है किसी चार्ज को जो एनक्लोज कर रहा होगा वो आपका क्लोज्ड होना चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पेरिकल सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, और कोई भी सरफेस हो सकता है स्टूडेंट, चाहे आपका क्यूबिकल सरफेस, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब देखिए, जो गॉस लॉ है आपको सिंपल टर्म में याद रखना है, रिलेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो एक जनरली इमेजिनेटिव फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ा, या गॉस लॉ यूज करके, और वो भी पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अब पॉइंट चार्ज तो आपका इम्प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए गॉस लॉ जो है वो आपका यूटिलाइज होता है कैसा भी चार्ज हो। तो कैसा भी चार्ज हो और उसके अराउंड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो आप गॉस थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब आपको यहाँ पे पॉइंट चार्ज इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, अभी तक आप केवल पॉइंट चार्ज पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअली गॉस लॉ स्टेट, जो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी एग्जाम में। देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net electric charge within that closed surface। स्टूडेंट, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। मतलब कि अगर हमें किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होने से मतलब स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप या डिज़ाइन नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलेगी, वहाँ पे क्या है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगी। तो गॉस थ्योरम क्या स्टेट करता है, अगर हम किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं और गॉस लॉ थ्योरम यूज करना चाहते हैं, तो गॉस लॉ थ्योरम स्टेट करता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी ऐसे क्लोज सरफेस जो हमारे चार्ज को फुली एनक्लोज करता होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस से पास हो रहा है, मतलब सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए और वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज विद इन दैट क्लोज सरफेस। मतलब अगर हमें सपोज कीजिए एक कोई अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अलावा भी हो सकता है, मतलब एक टाइप ऑफ चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज
के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस लॉ यूज करके। और गॉस लॉ यूज कैसे करते हैं कि हमें एक चार्ज के अराउंड क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम करना पड़ता है, और क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि चार्ज को फुली एनक्लोज्ड कर ले स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे कहने मतलब है, अब गॉस लॉ स्टेट क्या करता है पहले आपको ये याद करना है, फिर एप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस आपने अज्यूम किया एक चार्ज के अराउंड, तो गॉस लॉ स्टेट करता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो उस सरफेस से पास हो रहा होगा वो इक्वल होगा 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज विद इन दैट क्लोज सरफेस, कह सकते हैं, या एनक्लोज्ड इनटू दैट सरफेस। तो मतलब कहने का यहाँ पे नेट चार्ज जो हो आपका एनक्लोज होगा उस हाइपोथेटिकली अज्यूम्ड क्लोज सरफेस जो आपने चार्ज के अराउंड इमेजिन किया है। तो ये आपको इसमें लर्न करना। अब देखिए, इंटीग्रल फॉर्म में मतलब ये है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होगा क्यू आपको मतलब जो चार्ज है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप बात कर सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल, देखिए इंटीग्रल फॉर्म में मतलब ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किसी चार्ज के वजह से किसी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस के अराउंड पास होने वाला वो किसकी इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम, मतलब 1/ε टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्यू आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है मल्टीप्लाई बाय 1/ε टाइम्स इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका है φE टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्लोज्ड सरफेस एस जो एनक्लोज कर रहा है चार्ज को। और आप जानते हैं जब सरफेस एनक्लोज करता है तो एक वॉल्यूम को कवर करता है, तो वॉल्यूम को कवर करने वाला उस वॉल्यूम के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन वी, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अदर वे में, अभी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन किया है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, लेकिन जो आपका सरफेस था वो ज़्यादातर क्या होता था परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे आप बात करते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम में लिखने के पर्पज से, और अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में और क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस फॉर टाइमिंग इसको मगअप कर लीजिए। देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, स्टूडेंट यहाँ देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दे रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अगर पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ रहे थे वहाँ पे तो ई डॉट एस था, और वहाँ पे जो एरिया था वो आपका एक स्टैंडर्ड एरिया था, मतलब रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया या सिलेंडर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिफाइंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि आपका सरफेस जरूरी नहीं है कि परफेक्ट रेक्टेंगल हो या परफेक्ट सर्कल हो। सरफेस का जो मतलब एरिया का जो सरफेस होता है वो आपका शेप इरेगुलर भी हो सकता है। तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो हम लोग डिफाइन करते हैं
सरफेस इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस को कवर करते हुए, मतलब सरफेस के सभी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि ई डॉट स्मॉल एरिया, और ई डॉट मतलब अगर हम लोग बात करें इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू स्मॉल एरिया, और इन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल, या आप ये कह सकते हैं जो एरिया है वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट में ध्यान दिया होगा तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर का हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर का हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका डिफाइंड है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको डिफाइंड है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी ए। और स्टूडेंट आपको आगे के लेक्चर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हमने बोला था कि ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है अभी फॉर टाइम बीइंग। जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो समझ में आने लग जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वेक्टर है, डी ए वेक्टर है ऑफ इनफाइनाइटेसिमली एलिमेंट एरिया जो आपने कंसिडर किया है, और डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो आपका फ्लक्स डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही एक्सप्रेशन आपकी क्या है, गॉस लॉ इन द इंटीग्रल फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाता है गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे ये वाला टर्म, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये सिंपली आपका गॉस लॉ है। और अगर गॉस लॉ आपको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे ये वाला टर्म, ये वाला फ्लक्स के इधर वाला इक्वल टू, ये आपका फ्लक्स डिफाइंड है मैथमेटिकली या इंटीग्रली बोल सकते हैं, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका फ्लक्स इसके इक्वल होता है। तो जब भी मैथमेटिकली हमको गॉस लॉ डिफाइन करना होगा इंटीग्रल फॉर्म में तो हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल दैट इज ई डॉट डी एस ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। फॉर टाइम बिंग हम चाहेंगे कि आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बुक से और इससे कुछ समझने की कोशिश करें, फिर जब आपको इस समझ में कुछ आएंगे और आपका स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में या अभी किसी टर्म में आपका वाइवा ले लेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। और स्टूडेंट वाइवा पे आपको आपके एफर्ट पे मार्क्स मिलेंगे, आपने एफर्ट किया है भी या नहीं किया है पढ़ने के लिए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।